हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदय स्टडी में। इस लेसन के पहले मैंने बात की थी पंचायती राज की संगठन के बारे में। ठीक है, किस तरह से 3 स्तर में बांटा गया है। ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, यानी ग्राम पंचायत बोलते हैं, फिर उसके बाद पंचायत समिति आती है, उसके बाद जिला परिषद आती है। ठीक है, तो यहाँ ग्राम का प्रधान सरपंच या मुखिया बोलते हैं। खंड या ब्लॉक स्तर में जो होता है प्रमुख बोलते हैं उसे, और जिला स्तर पे जो होता है अध्यक्ष या चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल से बात की थी। जो ग्राम का प्रमुख होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी सरपंच को सीधे जनता भी चुन सकती है, या ये व्यवस्था भी हो सकती है कि पंचों के द्वारा सरपंच को चुना जाए। लेकिन जो खंड और जिला स्तर के जो अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव हमेशा अप्रत्यक्ष ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक डिटेल से मैंने डिस्कस किया। आपने ना देखा हो तो पिछला लेसन जरूर देखें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लिंक ये वाला लेसन है, तो आपका और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब संरचना की बात करते हैं। 243 सी संरचना के बारे में है। इसमें क्या है, पंचायतों की संरचना राज्य विधानमंडल द्वारा। 243 सी कहता है कि जो पंचायतों की संरचना है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा तय होगी। यानी किस तरह से पंचायत की संरचना बनाना है ये हर राज्य को अब उसके ऊपर छोड़ दिया गया। दूसरा, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचन, यानी प्रत्येक पंचायत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होगी। जैसे एक एक गांव हो गया। ठीक है, अब इस गांव में मान लीजिए 20 वार्ड बना दिए। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए 20 वार्ड हो गए। ठीक है, अब 20 वार्ड से हर वार्ड से एक पंच चुना जाएगा, एक पंच। तो टोटल पंचों की संख्या हो गई 20। तो देखिए एक गांव को हमने 20 हिस्सों में बांट दिया, तो इसे कहते हैं प्रादेशिक। 20 प्रदेशों में बांट दिया और हर प्रदेश से एक पंच नियुक्त कर लिया। तो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक, प्रत्येक पंचायत को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटते हैं और उनका चुनाव प्रत्यक्ष कराया जाता है। यानी इन पंचों का चुनाव, या यदि जिला पंचायत है, पूरी जिला पंचायत है, तो जिला पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष, सीधे जनता चुनती है। फिर उसके अध्यक्ष को भले उसी के सदस्य चुनते हैं। तो कहने का मतलब संरचना यही है कि प्रादेशिक आधार पर बांटा जाता है प्रत्येक पंचायत को, और उस प्रत्येक प्रदेश के एक सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा सीधे होता है। राज्य विधानमंडल पंचायतों के क्षेत्रों का विभाजन तय कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य विधानमंडल है वो पंचायत क्षेत्रों का विभाजन तय कर सकती है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि कैसे विभाजन कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, इस प्रादेशिक विभाजन में जनसंख्या का अनुपात उचित होना चाहिए। ये नहीं कि किसी पंचायत क्षेत्र में मान लीजिए 5000 जनसंख्या है, किसी पंचायत क्षेत्र में 1000 जनसंख्या नहीं है, तो इस तरह से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे जितनी जनसंख्या है उसी आधार पर प्रदेश बांटने चाहिए कि कितने वार्ड बनेंगे, मतलब हर वार्ड में जनसंख्या का भी अनुपात उचित होना चाहिए। तो जनसंख्या के विभाजन के अनुसार ही विधानमंडल तय करेंगी कि पंचायतों का क्षेत्र कैसा हो, कितना क्षेत्र हो एक पंचायत का। तो ध्यान रखना है इसके लिए, इस विभाजन को क्या किस आधार पे होगा, जनसंख्या के अनुपात में। ये आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या अनुपात के आधार पर विभाजन किया जाएगा। विधानमंडल पंचायतों की चुनाव की नीति तय कर सकेंगे। जो विधानमंडल है उनको ये आजादी दी गई है कि वो चुनाव की नीति भी तय कर सकेंगी किस तरह से होना है। मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। जैसा कि मैं बताया कि जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष उसका चुनाव कैसे होता है, जितने भी सदस्य हैं उन्हीं सदस्य में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है, और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ये ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले कौन चुना जाएगा, सदस्य चुने जाएंगे, और उन सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा। तो वही इसने बोला है कि जो खंड स्तर पे, मतलब मैंने 3 स्तर बताए थे, अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप पिछले लेसन को जरूर देखें तो आपको क्लियर होगा। पंचायत 3 स्तर पे है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो जो ब्लॉक और जो जिला स्तर की पंचायत है इनका जो अध्यक्ष होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो आप इनको देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह जब पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों का पंचायत के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होगा। यानी जो भी पंचायत के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, जब भी पंचायत का अधिवेशन होता है तो ये उसमें मत दे सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, चाहे प्रत्यक्ष चुने गए हो अध्यक्ष, चाहे अप्रत्यक्ष, मत देने का अधिकार इनको अधिवेशन में होता है। अब प्रतिनिधित्व को कैसे आप दें, यदि कोई राज्य का विधानमंडल चाहता है, ध्यान रखिए,
यदि राज्य का विधानमंडल चाहता है तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को, यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सरपंच को, ग्राम पंचायत के सरपंच को या आप प्रधान जो भी बोलते हो, ग्राम पंचायत के सरपंच को या प्रधान को मध्यवर्ती पंचायत, जिसे आप ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, या फिर यदि कुछ राज्यों में ब्लॉक पंचायत नहीं होती, किन राज्यों में, मैंने पिछले लेसन बताया था कि जहां 20 लाख से कम जनसंख्या हो, यदि किसी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां मध्यवर्ती पंचायत होना जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए यदि ऐसा राज्य जहां मध्यवर्ती पंचायत नहीं है तो वहां के जो ग्राम पंचायत का सरपंच होगा उसे जिला स्तर की पंचायत का प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। समझिए, 3 स्तर हमने पढ़े, एक पढ़ा हमने ग्राम स्तर पे, ठीक है, एक पढ़ा हमने ब्लॉक स्तर पे और एक पढ़ा हमने जिला स्तर पे। हमने 3 चीजें पढ़ी, ठीक है, ग्राम, ब्लॉक और जिला। तो जो ग्राम का प्रधान है उसको सदस्यता दी जा सकती है ब्लॉक स्तर की पंचायत में, लेकिन यदि ब्लॉक स्तर की पंचायत किसी राज्य में नहीं है तो उस सरपंच को उसको दिया जाता है प्रतिनिधित्व जिला स्तर में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यानी ग्राम स्तर के अध्यक्ष को मध्यवर्ती में या फिर जिला स्तर की पंचायत में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, ये राज्य के विधानमंडल पर निर्भर करेगा। मध्यवर्ती स्तर के अध्यक्षों के लिए, अब यदि हमने ग्राम वाले का पढ़ लिया, ठीक है, अब यदि मध्यवर्ती का प्रधान अध्यक्ष है तो उसको जिला वाले में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, यानी ग्राम वाले को मध्य वाले में, मध्य वाले को जिला वाले में। तो मध्यवर्ती स्तर के अध्यक्षों को जिला स्तर की पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला इसी में बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है आपको, लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष बोल दिया मैंने, लोकसभा, एलएस का मतलब लोकसभा और वीएस का मतलब विधानसभा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले मध्यवर्ती या जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। मान लीजिए आपके वहां का लोकसभा सदस्य है, यानी कोई सांसद है आपके क्षेत्र का, तो जिस भी क्षेत्र से वो सांसद चुना गया है उस क्षेत्र की जो भी ब्लॉक स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत होंगी, यदि राज्य चाहे तो उस सांसद सदस्य को या उस विधायक को, उस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक को उनमें प्रतिनिधित्व दे सकता है। किसमें? मध्यवर्ती पंचायत में और जिलावर्ती पंचायत में। ये आपको ध्यान रखना है, किसको, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, यानी लोकसभा का सदस्य हो या विधानसभा, राज्य की विधानसभा का सदस्य, एमएलए हो, एमपी एमएलए दोनों को राज्य की मध्यवर्ती और जिलावर्ती पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा का सदस्य है या फिर विधान परिषद, यदि किसी राज्य में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो यदि राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य है तो क्या ध्यान देना है कि जहां से भी, जहां की मतदाता सूची में उनका नाम होगा, ठीक है, यदि लोकसभा और विधानसभा के सदस्य हैं तो क्या होगा, उनको उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है ब्लॉक स्तर जिला में जहां के वो प्रतिनिधि, जहां से वो चुने गए हैं। लेकिन यदि वो राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य है, ऐसे व्यक्ति हैं, उनको उस क्षेत्र में जहां उनका मतदाता सूची में नाम है उस क्षेत्र में जो भी ब्लॉक स्तर की पंचायत है या जिला स्तर की पंचायत है उसमें प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पता होगा कि क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि किसी को इन पंचायतों का सदस्य बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यदि किसी को चुनाव लड़ना है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ठीक है, चाहे ग्राम स्तर की पंचायत हो, ओके, चाहे ब्लॉक स्तर की पंचायत हो, चाहे जिला स्तर की, तो उसके लिए कंडीशन है कि उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि से आयोग घोषित न किया जाए, यानी यदि राज्य विधानमंडल कोई और योग्यता तय कर देती है कि किसी व्यक्ति को पंचायतों का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो उस योग्यता को भी फॉलो करे वो, ठीक है, यानी उस योग्यता को भी धारण करे जो राज्य विधानमंडल कानून बना देता है। तो एक तो 21 वर्ष उम्र, दूसरा राज्य विधानमंडल द्वारा तय की गई योग्यता को भी धारण करता हो। फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष में, इसका कार्य अवधि भी देख लिए,
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इनका कार्यकाल पूछा जाए तो आपको बताना है कि प्रत्येक 5 वर्ष में होता है और कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई। बहुत महत्वपूर्ण है, लिखने को आ सकता है मेंस में आरक्षण व्यवस्था के बारे में पंचायतों के। तो एससी और एसटी, इसमें क्या है, महिला आरक्षण अनिवार्य किया गया है। हर पंचायतों में एसटी एससी यानी कोई भी राज्य है, जैसे एमपी है, तो एमपी में जितनी एससी और एसटी की जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में एसटी और एससी को क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पे एसटी और एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ओबीसी आरक्षण, यदि राज्य विधानमंडल चाहे, देखिए जब केंद्र सरकार ने एक संविधान का संशोधन किया, 73वां संविधान संशोधन लाया, तो इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि एससी और एसटी को तो रिजर्वेशन देना ही है हर राज्य सरकार को, उस राज्य में जनसंख्या के आधार पे कि एसटी की जनसंख्या कितनी, एससी की। लेकिन ओबीसी को जो आरक्षण है वो देना है कि नहीं देना है, ये निर्भर करेगा उस राज्य के विधानमंडल के स्वविवेक पे। यानी उस राज्य का विधानमंडल देना चाहता है कि नहीं देना चाहता ओबीसी को आरक्षण, ये उस बात पे निर्भर करेगा। यानी एसटी एससी का कंपलसरी है, ओबीसी का राज्य पर निर्भर है। महिला आरक्षण 1/3, केंद्र, ये भी संशोधन अधिनियम में लिखा गया कि हर पंचायत में हर राज्य सरकार पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगी। ठीक है, इसके अलावा एससी एसटी आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा, मैंने ऊपर बता दिया है। उस प्रदेश में जितनी जनसंख्या होगी उसी के अनुसार एसटी एससी को आरक्षण दिया जाएगा पंचायतों की सदस्यता में। एससी एसटी आरक्षण में कुल सीटों का 1/3 उसी वर्ग की महिलाएं। मान लीजिए एसटी, जैसे ये आपको मालूम है कि एमपी में एसटी 21% है, एससी लगभग 15%, 16% जो भी है। तो अब जितने भी प्रदेश में मान लीजिए पंचायतों के चुनाव हुए, तो पूरी पंचायतों का 21% के कौन होंगे, एसटी होंगे, और 15% कौन होंगे, वो एससी होंगे। अब 15% एससी में एससी की 1/3 महिलाएं होंगी, 21% एसटी में 1/3 एसटी वर्ग की महिलाएं होंगी। यानी महिला आरक्षण उसी वर्ग में अब महिलाओं को दिया जाएगा। यानी एससी और एसटी आरक्षण में कुल सीटों का 1/3 उसी वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा। जैसे जितने एसटी आरक्षण दिया, जितना एससी आरक्षण दिया, उसमें से 1/3 किसको है, उस वर्ग की महिलाओं को। आरक्षण का आधार राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पे होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जनसंख्या के आधार पे कुल आरक्षण होगा। कुछ राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 50% से भी अधिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अधिनियम में क्या कहा गया है, अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य क्या करेगा, जितनी भी पंचायतों की सीटें हैं 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करेगा। लेकिन यदि कोई राज्य चाहता है 1/3 से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण देना, तो वो बिल्कुल दे सकता है। जैसे बिहार, एमपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, हिमाचल, इनमें क्या है, महिलाओं को 1/2 आरक्षण, यानी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है पंचायतों में। और यहाँ पे क्या है, 33%। तो ये ध्यान रखना है कि महिलाओं को कुछ राज्यों ने 50%, तो आप 1/3 से कम नहीं कर सकते महिलाओं का आरक्षण, ज्यादा आप कितना भी कर दें, ये ध्यान रखना है। यानी एसटी एससी का जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात से होगा। महिलाओं का जो आरक्षण है 1/3 हर हाल में होना चाहिए, और आप 1/3 से ज्यादा देना चाहते हैं तो दे सकते हो। तो ये पूरी कंडीशन है। इस तरह से संरचना, संगठन, आरक्षण और इनकी योग्यता, ये सारे फैक्ट आपको मैंने क्लियर कर दिए। इसके पहले के जो भी लेसन है आप जरूर देखिए, क्योंकि इतना सब आप डिटेल से तैयार करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो लेसन कंप्लीट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ ये देखिए पंचायतों का निर्वाचन कहाँ पे है, के में। और यदि आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग की व्यवस्था पंचायतों में कहाँ की गई है, तो 243 आई में। ठीक है, यदि पूछा जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है 243 आई में, सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी ये तो आप देख ही रहे हो, ग्राम सभा के कार्य वगैरह ए में, पंचायतों का गठन बी में, और पंचायतों की संरचना सी में, और रिजर्वेशन डी में। तो इस तरह से जो भी प्रावधान आप याद कर सकते हो, लेकिन वित्त आयोग तो आपको हर हाल में याद रखना है। ओके, तो लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।